तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि फेज़ रूल हमें पढ़ना है और फेज़ रूल क्या बताता है। फेज़ रूल हमें एक इक्वेशन जो दी थी ये एक्चुअल में बताना क्या चाहता है। फेज़ रूल एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन है जो हमें ये इन्फॉर्म करता है किसी भी मैटर का नेचर, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नेचर क्या है, ये जानकारी फेज़ रूल की। ये विलार्ड गिब्स ने दिया था फेज़ रूल। और फेज़ रूल को लिखा जाता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है इट इज़ F = C - P+2 होता है, जहाँ पर F इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, C इज़ द नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड N जो यहाँ पर P है वो नंबर ऑफ फेजेस होता है। इस फार्मूले पे जो क्वेश्चन आता है वो अक्सर ये आता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट दिए होते हैं या फेजेस दे रखी होती हैं और हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी पड़ती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमें करना क्या होता है वो चीज़ आप अच्छे से जान लीजिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए अब नंबर ऑफ कंपोनेंट और फेजेस पता होना चाहिए। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पता करने के लिए और फेजेस पता करने के लिए हम आपको पूरा मेथड समझाएंगे इसमें। और ये मेथड क्या होगा, तो सबसे पहले हम बात फेजेस की कर लेते हैं कि फेजेस होती क्या है। एक्चुअली में आपने देखा होगा कि फेज़, हम जानते हैं कि फेज़ एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी, मैंने लिख रखा है होमोजीनियस पार्ट ऑफ द सिस्टम, ये किसी भी सिस्टम का एक वो हिस्सा है जिसे हम लोग फिजिकली भी अलग कर सकते हैं और केमिकली भी अलग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए हमने ये कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में हम लोगों ने ये बताइए यहाँ पर चीनी डाल दी, चीनी घोल दी इसके अंदर, वो यानी शुगर इसके अंदर हमने डिज़ोल्व कर दी है। और यहाँ पर हमने वाटर, यानी कि वाटर में पूरी तरीके से शुगर डिज़ोल्व अगर हो चुकी है तो इसका मतलब हुआ कि हमें केवल एक ही फेज़ दिखाई देगी। इट मीन्स द फेज़ यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर फेज़ केवल एक ही आएगी, वन फेज़ सिस्टम ये आ जाएगा। अब अगर हमें ये बात करें, ये सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा, सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए। अगर ये सैचुरेशन हो गया तो नीचे की तरफ इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में शुगर बैठ जाएगी और सॉलिड फॉर्म में जब शुगर बैठ जाएगी तो इसका मतलब अब यहाँ पर फेजेस दो हो जाएंगी, क्योंकि हमें आंखों से जो फेजेस दिखाई दे रही हैं वो कितनी दिखाई दे रही हैं, वो यहाँ दो दिखाई देंगे। एक ऊपर लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन दिखाई देगा और एक नीचे जमा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब हमें दो फेजेस दिखाई दे जाएंगे यहाँ पर। तो फेजेस निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि जिसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं दे रखी होती हैं वो, उसमें क्या होता है, हमें उनकी स्टेट्स देखनी होती है। जैसे सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। ये सब फेजेस अगर हम देख लेंगे तो हम पता कर लेंगे कि क्या तरीका है निकालने का। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी फेजेस के बारे में बात करते हैं। तो फेजेस के बारे में क्या बात करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास सबसे पहली स्टेप हम कंसीडर करते हैं कि अगर हमारे पास केवल वाटर है और वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड अगर वाटर है तो इसका मतलब यहाँ पर केवल एक ही हमें फेज दिखाई दे रही है, एक ही स्टेट दिखाई दे रही है, वो क्या है, लिक्विड फेज है, और तो कुछ है ही नहीं, फिजिकली डिस्टिंक्ट है, मीन्स यहाँ पर फेज 1 निकल के आएगी। अब मान लीजिए दूसरी बात हम ये कह देते हैं कि वाटर हमारे पास में है और वाटर में यहाँ पर लिक्विड भी है और साथ में वाटर के वेपर्स भी हैं, यानी कि बॉइल्ड वाटर हमारे पास में। हम ऐसे बोलें कि हमारे पास बॉइल्ड वाटर है। अब ये आप ये बताइए कि बॉइल्ड वाटर में क्या चीज़ आपको दिखेगी, वेपर्स भी दिखेंगे और उसके अंदर आपको लिक्विड भी दिखेगा, यानी कि वेपर्स और लिक्विड दोनों दिखेंगी। तो फेज़ यहाँ पर कितनी निकल के आ जाएंगी, फेज़ यहाँ पर 2 निकल के आ जाएंगी, 2 फेज सिस्टम कहलाएगा। और अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर जैसे वाटर हमने ले लिया, तो वाटर लिया हुआ है और ये लिक्विड फॉर्म में, इसमें हमने इमेजनरी करते हैं, ये वाटर लिया हुआ है, ये वेपर्स यानी वाटर वेपर्स हैं, और उसके बाद हमने कंसीडर कर लिया थोड़ी आइस डाल दी, तो अब आपको 3 फिजिकली डिस्टिंक्ट चीज़ें दिखाई दे रही होंगी जिनको आप नेकेड आई से देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर फेजेस जो निकल के आएंगे 3, यानी कि ये 3 फेज सिस्टम कहलाएगा। ये चीज़ आपने यहाँ पर अच्छे से समझ ली, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप जानते हैं कि अगर फेजेस, मतलब अगर 1 फेज सिस्टम है, अगर यहाँ पर 1 फेज सिस्टम आ जाएगा तो 1 फेज सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा, होमोजीनियस माना जाएगा, होमोजीनियस। और अगर मोर देन 1 फेज हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मोर देन 1 फेजेस, मोर देन 1 फेजेस होगा तो इसका मतलब हो जाएगा वो सिस्टम हेट्रोजीनियस हो जाएगा। इतनी बात आप जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी फेज रूल आपको समझ में आएगा। पहले तो आपको फेजेस समझ में आनी चाहिए कि फेजेस एक्चुअल में होती क्या है, इसी के बाद मैं आपको बता दूंगा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने फेजेस की बात की, तो फेजेस 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक सॉलिड ले ली, अगर प्योर सॉलिड है तब भी फेज 1 ही रहेगी। अगर प्योर लिक्विड हमारे पास में, प्योर लिक्विड है तब भी फेज हमारी 1 ही रहेगी। अगर प्योर गैस है हमारे पास में तब भी हमारे पास फेज 1 ही रहेगी, यानी यहाँ पर फेज चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दूँ, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी मिक्सचर है गैसेस का,
मिक्सचर ऑफ गैसेज ले लें, मिक्सचर ऑफ गैसेज। अब मिक्सचर ऑफ गैस, तो गैस अगर आपने मिला दी तो फेज आपको क्या दिखाई दे, सब एक ही जैसे होमोजेनस दिखाई देगा ना पूरा। तो इसका मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेज में फेज इज इक्वल टू 1 आता है, यानी कि ये 1 फेज सिस्टम में चला जाता है, ये बात ध्यान रखना। अब मिसिबल लिक्विड्स अगर आ जाते हैं, मिसिबल लिक्विड्स आ जाते हैं, तो मिसिबल लिक्विड्स के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो मिसिबल लिक्विड्स के अंदर आप क्या होगा, दोनों चीज़ें, जैसे इथेनॉल को पानी में घोल दीजिए आप, दारू का पैक बना दीजिए आप, है ना, इथेनॉल इन वाटर घोलिए, तो अब आपको क्या इथेनॉल अलग दिखाई देगी, पॉसिबिलिटी है, नहीं दिखाई देगी ना, पूरा एक ही फेज तो दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये पूरा फेज एक ही है, यानी कि 1 फेज सिस्टम ये कहलाएगा, ये 100% से हो रहा है। अगर इमिसिबल लिक्विड हो गए, यानी कि नॉन मिसिबल बोले या इमिसिबल बोले, इमिसिबल लिक्विड हो गए, तो फिर आप मान लीजिए कि अब ये फेज 2 आएगा। जैसे कि मान लो क्लोरोफॉर्म को हमने वाटर में घोल दिया, तो क्या क्लोरोफॉर्म वाटर में घुल पाएगा, नहीं घुल पाएगा। अगर हम यहाँ पर फिजिकली डिस्टिंक्ट करना चाहें नहीं, तो एक लेयर आपको ये क्लोरोफॉर्म की दिखाई देगी, बाकी वाटर की, यानी कि 2 फेज आपको ऑलरेडी दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। फेजेस आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये इमिसिबल हो गया। अब गैसेस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, मिसिबल होती हैं, तो वहां पर फेज 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेकर के और बताता हूं, जैसे कि अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही, 2 इमिसिबल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, इन्हें अगर आप गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, CaO में टूटेगा और साथ में CO2 निकलेगी। तो यहाँ पर ये सॉलिड अलग है, ये सॉलिड अलग है, दोनों सॉलिड फिजिकली अलग है, और ये गैस है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फेजेस हैं वो एक फेज ये है, एक फेज ये है, एक फेज ये है, मतलब फेज यहाँ पर 3 हो जाएंगी। जो फिजिकली हम सेपरेट कर सकते हो, फिजिकली अलग कर सकते हो, वही फेजेस निकल करके आती हैं। जैसे अचानक कोई पूछ लीजिए, बताइए कि NaCl का वाटर में जो मिक्सचर है, NaCl का वाटर में मिक्सचर है, तो आप जानते हैं NaCl वाटर में कैसा होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, और जब होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा तो भाई साहब यहाँ पर फेज जो होगी वो 1 आएगी, ये पक्का है, बिल्कुल श्योर है। अगर मान लो आपसे कोई ये कहता कि भाई हमने एक इमेजिनरी एक आइस लिया हुआ है ना, आइस, उसमें हमने गर्म पानी डाल दिया, तो वेपर्स भी बनेंगे, वाटर भी होगा और आइस भी होगा। इसका मतलब फेजेस वहां पर कितनी हो जाएंगे, फेजेस वहां पर हो जाएंगे आपकी 3। तो इस तरीके से आप आसानी से फेजेस कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज वेरी सिंपल वे टू एक्सप्लेन द नंबर ऑफ फेजेस। फेजेस अगर आपको निकालना पड़ जाए तो ये तरीका है, और अगर फेजेस गिवन हो तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे निकाले जाते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाली जाती है, इस पूरी बात को भी हम अभी आपको बताते हैं कैसे। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालना। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने के लिए जो आपके सामने एक फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, C = NC - R, यानी कि यहाँ पर C क्या है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट है, NC मतलब है कि नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स कितने हैं रिएक्शन के अंदर, और यहाँ पर R क्या है, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से कर सकते हैं। एक्चुअल में कंपोनेंट्स होता क्या है, सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूं कि कंपोनेंट्स वो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, वो एटलीस्ट यानी कि मिनिमम नंबर होता है जिसको हम बताने से पूरे उसके अंदर जो उसका मैटर का नेचर हो, मैटर किस किस से मिल के बना होगा, उसकी पूरी सिचुएशन को बता देते हैं, वही हमारे लिए कंपोनेंट बन जाता है। इट मीन द लीस्ट इंडिपेंडेंट, ये वो लीस्ट इंडिपेंडेंट है जिसको हम जो ये एक्सप्रेस कर देता है कि उस फेजेस में कितने कंपोनेंट, कितने कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, वो फेज कितने चीज़ों से मिलकर बनी होगी। जैसे मैं सिंपल से बात करूं कि अगर मान लीजिए हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल का मतलब ही फिर ये हो जाता है कि वहाँ पर टीचर होंगे, बच्चे होंगे, प्रिंसिपल होगा, ये सब होगा। यानी कि हम एक बात ऐसी कह दें, ऐसे बोल दें जिससे कि बचे हुए फैक्टर हमें ना बताने पड़े और बात पूरी एक्सप्लेन हो जाए। जैसे कि मैंने बोला कि सपोज कर लेते, मैंने कहा आइस गर्म पानी में डाल दिया गया। आइस को गर्म पानी में जैसे ही आपने डाला, बॉइल्ड वाटर में आइस डाला, तो फिर इसका मतलब सिर्फ यही हो गया कि वाटर में जब मैंने बोला है तो इसका मतलब है उसके अंदर आइस भी वाटर है, लिक्विड भी वही है, वाटर ही है, मतलब तीनों चीज़ें वाटर, यानी तीनों का फार्मूला एक ही। अगर मैं H2O बोल देता हूँ कि तो इसका मतलब हो कि वो तीनों को रिप्रेजेंट कर, तीनों का कंस्टिट्यूएंट, आइस का, वाटर का, वेपर्स का, तीनों का कंस्टिट्यूएंट एक ही है, मतलब उसका कंपोनेंट कितना होगा, एक होगा। अगर फार्मूले पे लगा देते हैं तो फार्मूले से भी निकाल लेते हैं कि कंपोनेंट कैसे निकलेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ये बताइए कंस्टिट्यूएंट कितनी बार हमने लिखा गया, 1 2 3 कंस्टिट्यूएंट्स है ना, 1 2 3 कंस्टिट्यूएंट, मैंने 3 लिख दिया। अब ये बताइए कितने तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन कितनी बन सकती है, यानी कि ये इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें 2 तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो -2 = 1, तो 1 कंपोनेंट सिस्टम हो गया ये। तो वाटर में 3 फेजेस होंगे, अगर फेजेस देखेंगे तो यहाँ 3 आएंगे, 1 2 3, तीनों फिजिकली डिस्टिंक्ट हैं।
आप चेक कर लीजिए, तीनों आपको दिखाई देंगी। तो फेजेस यहाँ पर 3 हो जाती है और कंपोनेंट यहाँ पर 1 हो जाता है। तो इसका मतलब ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है। अब यहीं पर अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहें तो F = C - P + 2 हो जाता है। यहाँ पर C की वैल्यू आप कितनी, नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 रख दीजिए, फेजेस 3 रख दीजिए, +2 रख दीजिए। इसका मतलब ये कितना हो गया, यहाँ से आपका माइनस का 2 बचा, यानी कि 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए 0 निकल करके आएगी। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सल्फर का। सल्फर 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि सल्फर रोम्बिक सॉलिड होता है, सल्फर मोनोक्लिनिक ये भी सॉलिड ही फॉर्म में होता है, सल्फर लिक्विड, सल्फर वेपर, यानी कि 4 फेजेस होंगी जो फिजिकली डिस्टिंक्ट होंगी। यानी कि फेजेस अगर हम बात कर लेते तो यहाँ पर फेजेस 4 हो जाती हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालना चाहते हो तो ये बताइए 3 तरीके से रिप्रेजेंट होगी, ये इसमें होगी, ये इसमें होगी, ये इसमें हो जाएगी। 3 रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हैं, तो 4 कंस्टिट्यूएंट हो गए, 1 2 3 4, -3 कर दिया, यानी कि 1 कंपोनेंट सिस्टम, यानी कि C = 1 आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकाल लेंगे फार्मूले में लगा करके, कुछ नहीं करना है। अब ये बताइए शुगर इन वाटर, इसमें कितने कंपोनेंट होंगे। अब ये बताइए कि शुगर और वाटर में हम ये बोले कि अगर चीनी है तो इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है। शुगर का सॉल्यूशन है मतलब पानी है उसके अंदर, और जब पानी है तो इसका मतलब 2 केमिकली डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं उसके अंदर। तो सिंपल सी बात हुई कि इसके अंदर 2 कंपोनेंट हैं, एक वाटर है और एक शुगर है, तो ये 2 कंपोनेंट हो जाएगा। अगर नमक को पानी में घोलें तो अगर हम केवल NaCl बोले तो काम नहीं चलने वाला। एक्वस सॉल्यूशन NaCl का बोले तो मतलब ही निकल के आएगा उसके अंदर वाटर है। तो फेज तो दोनों में एक आएगी, क्योंकि ये फेजेस अगर देखेंगे तो फेज तो यहाँ 1 आएगी, यहाँ भी फेज 1 आएगी, लेकिन कंपोनेंट यहाँ पर 2 निकल के आएंगे, क्योंकि ये फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि पानी में अगर आपने घोल दिया तो पूरा होमोजीनियस दिखाई देगा, एक ही फेज आपको दिखाई देगी, आप आसानी से निकाल लेंगे। तो ये जितनी भी मेथड्स हैं ये सब फिजिकल मेथड, और यहाँ पर हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब अगर हम बात केमिकल इक्वेशंस की करते हैं तो केमिकल इक्वेशन में होता क्या है कि केमिकल इक्वेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। केमिकल इक्वेशन में जैसे कि ये CaCO3 है, ये CaO में टूटेगा और CO2 में टूटेगा, ये भी सॉलिड है, ये अलग सॉलिड है, ये अलग सॉलिड है, ये गैस है। तो 2 सॉलिड, ये दोनों डिस्टिंक्ट सॉलिड है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक अलग सॉलिड है और कैल्शियम ऑक्साइड एक अलग सॉलिड है। दोनों के सॉलिड अलग है, तो इन दोनों का मतलब फेज अलग अलग हो गई दोनों की, और ये गैस होगी, यानी कि फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि ये सॉलिड है तो एक ही फेज मानेंगे ना, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर सॉलिड 2 हो गए और ये यानी कि टोटल फेजेस यहाँ पर 3 निकल के आती हैं। और टोटल फेजेस जब 3, तो यहाँ पर फेज कितना लिखेंगे हम लोग, 3 फेज लिखेंगे। लेकिन अगर हम कंपोनेंट बोले तो कंपोनेंट अब कैसे निकालेंगे, देखिए एक तो फार्मूला है वो छोड़ दीजिए। जैसे हमने बोला एक कंटेनर में CaCO3 है और CaO है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि CaCO3 है, CaO है, तो CO2 इसके अंदर रहा होगा, ऑटोमेटिक रहा होगा। हमने एक कंपोनेंट के अंदर बोला कि एक क्लोज वेसल के अंदर CO2 और CaO है, तो तीसरा अपने आप निकल आएगा CaCO3। एक अपने आप ऑटोमेटिकली थर्ड जो चीज़ है वो, या सेकंड चीज़ है वो अपने आप एक्सप्लेन होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो 2 कंपोनेंट सिस्टम हो गया। तो अगर हम कंस्टिट्यूएंट देखें सब, 1 2 3 कंस्टिट्यूएंट होगा ना यहाँ पर, और इन 3 कंस्टिट्यूएंट्स में इसको हम एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का R की वैल्यू, रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी यही है। तो इसका मतलब 1 यानी 2 कंपोनेंट सिस्टम ये हो गया। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, वो आपको समझा दूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। वो एग्ज़ाम में आ भी सकती है और मतलब इम्पोर्टेंट है फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम जितने भी आप देते हैं। यानी कि अगर आप PGT के एग्ज़ाम में तो अक्सर ये फेज़ रूल वाला क्वेश्चन आ ही जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड को अगर आप तोड़ देते हैं तो अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर देते हैं तो अमोनिया बनती है और HCl बनता है। यहाँ पर अगर एक चीज़ आपको नोटिस करने वाली होगी कि अगर प्रेशर अमोनिया का प्रेशर HCl के प्रेशर के बराबर होगा तो उस समय क्या होगा कि एक फिर ये कंस्टिट्यूएंट भी गिना जाएगा, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ये भी गिना जाएगा। तो ये बताइए कंस्टिट्यूएंट कितने हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 कंस्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, 1 2 3, तो C = 3 माइनस। अब ये बताइए रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका तो ये हो गया, और अगर ये प्रेशर डिफरेंट है दोनों का, तो दूसरा तरीका ये हो गया। मतलब ये 1 कंपोनेंट सिस्टम निकल के आया। लगने में तो ऐसा लगता है कि अमोनियम क्लोराइड NH3 और HCl ये 3 कंपोनेंट सिस्टम होना चाहिए, लेकिन ना, ये 1 कंपोनेंट सिस्टम आता है। अब वैसे भी आपको मैं बता देता हूं कि 1 कंपोनेंट सिस्टम कैसे आ रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को हम अगर बोले कि एक कंटेनर में अमोनियम क्लोराइड है तो ऑटोमेटिकली टूट के अमोनिया और HCl बना होगा। तो सिंपल सी बात है कि अमोनियम क्लोराइड, यानी कि हमने बचे हुए सिस्टम हमें समझ में आ रहा है। हमने बोल दिया कि दोनों का अगर प्रेशर सेम है, दोनों का अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है, सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो सेम प्रेशर का मतलब है कि दोनों सेम ही
कंडीशंस में गिने जाएंगे। और यहाँ पर दोनों को हम लोग बोला NH3 एंड HCl, मतलब अमोनियम क्लोराइड ऑलरेडी फिर एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिफरेंट हो गया प्रेशर, यहाँ पर ये डिफरेंट प्रेशर हो गया, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम लोग NH4Cl लेंगे। NH4 यानी हम इक्वेशन दोबारा लिख रहे हैं, NH4Cl लिया हमने और इसको हमने ब्रेक किया, अमोनिया में तोड़ा और HCl में, ये यहाँ पर सॉलिड रहता है, ये यहाँ पर गैस रहता है, ये भी गैस रहता है, ये भी सॉलिड है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। अब यहाँ पर प्रेशर बराबर नहीं है। मान लीजिए प्रेशर जब बराबर नहीं है तो फिर इसका कोई रिप्रेजेंटेशन का तरीका नहीं बना, यानी कि फिर एक ही रिप्रेजेंटेशन तरीका बन पाया हमारे पास। तो यानी कि कंपोनेंट 1 2 3 दिखेंगे, तो यहाँ पर हमने 3 - 1 यानी कि फिर ये 2 कंपोनेंट सिस्टम कहलाएगा। तो ये गिवन होना चाहिए तभी हम आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आंसर नहीं दे पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, पीजीटीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आप चाहे से जैसे चाहे वैसे समझ लीजिए, यानी कि अगर यहाँ प्रेशर इक्वल नहीं हुआ तो फिर रिप्रेजेंटेशन का तरीका एक ही रहेगा। अगर प्रेशर सेम हो गया इन दोनों का, तो इन दोनों को भी एक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ना, कि NH3 को HCl के बराबर प्रेशर यानी इक्वल मानेंगे, तो उस समय फिर इसको अलग तरीके से, इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट माना जाएगा, यानी कि 2 2 रखेंगे यहाँ पर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कहीं पर जहाँ पर आयंस दिए होते हैं उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप समझ लीजिएगा, ध्यान आपको बहुत काम आएगी ये चीज़। यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ है, सपोज कर लो NaCl दिया है, कहीं पर KCl दिया हुआ है, या कोई भी MgCl2 भी दे सकते हैं, ऐसे ही Na पॉजिटिव दिया हुआ है, Cl नेगेटिव दिया हुआ है, K पॉजिटिव दिया हुआ है और H2O लिक्विड दिया हुआ है, H2O वेपर या आइस दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, ऐसे करके मान लीजिए। अब यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब भी ऐसे करके ये आयंस दिए होते हैं तो यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब ये आपस में रिएक्शन करने के बाद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देंगे, वो रिप्रेजेंटेशन तरीका रखना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है पॉसिबल, अगर हम NaCl को तोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा, एक तरीका ये होगा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, KCl को हम तोड़ेंगे तो K पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा। और चौथा तरीका क्या हो सकता है कि हम H2O लिक्विड को रिप्रेजेंट कर दें H2O वेपर्स में। तो यानी कि 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कंपोनेंट गिन लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 कंपोनेंट है इसके अंदर। तो यानी कि 7 - 4 तरीके से रिप्रेजेंटेशन, यानी कि 3 कंस्टिट्यूएंट 7 हैं, ये कंस्टिट्यूएंट हो गए, 7 हो गए। तो कंपोनेंट आपके जो निकल के आए वो 3 कंपोनेंट यहाँ पर निकल के आ गए। तो अब सिंपल तरीका है कि जब भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर आयंस दिए हों तो फिर ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, फिर से फार्मूला सुन लीजिए, नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर NC, यानी कि NC में नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स माइनस रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन लगा दीजिएगा, आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकल के आ जाएंगे बाहर। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कभी कभी ऐसा दे दिया कि H2O में एसिटिक एसिड घोल दिया गया, जब एसिटिक एसिड घोला गया तो ये आयंस में टूटेगा, इसका मतलब है CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयंस बनेंगे और साथ में वाटर होगा। तो अब आप समझ सकते हैं इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम मेथड लगाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अब आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम F = C - P + 2 एक रूल लग जाता है और इस रूल को हम लोग फेज रूल बोलते हैं। उसी तरीके से नंबर ऑफ फ्रीडम, अगर नंबर ऑफ, यानी कि फ्रीडम, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 आ सकती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ सकती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ सकती है। अगर ये 0 आती तो मोनो वेरिएंट है, अगर 1 आती तो यूनी वेरिएंट है, अगर 2 आती है तो बाई वेरिएंट है या डाई वेरिएंट है। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें फेज रूल में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक टॉपिक है, पॉइंट है जिसका नाम है ट्रिपल पॉइंट, यानी कि TRI ट्रिपल पॉइंट है, जहां पर 3 फेजेस, यानी कि जिनके ऊपर 3 फेजेस जिस टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे प्रेशर पे एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि तीनों फेजेस एग्जिस्ट कर जाती हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रिपल पॉइंट। और इसको पढ़ने के लिए आपके लिए सबसे अच्छी बुक, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरी शर्मा कालिया की पढ़िएगा। पूरी शर्मा कालिया की बुक जो है वो फिजिकल पूरे फेज रूल को एक्सप्लेन कर देती है, बढ़िया बुक है। आप लोगों से एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत सारी समस्या, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके सॉल्व। हमने कुछ एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश कर दी है। इस कोशिश में कितनी आपको
सफलता मिल पाई। मुझे लगता है कि क्वेश्चन पीजीटी का 100% आपसे सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो फेज रूल पे डिपेंडेंट क्वेश्चन जितने भी आपको जहाँ से मिल जाएं वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, आपको मदद एग्जाम में बहुत मिल जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ आपको इनिशिएट कर दिया है, अब प्रोपेगेट और टर्मिनेट आपको करना है। तो कैसा लगा वीडियो, इसको ध्यान से देखिए, इसको समझिए और अपने दोस्तों तक जल्दी से जल्दी शेयर कर दिए। जब तक कि पीजीटी एग्ज़ाम हो उससे पहले फेज रूल हमारे सभी साथियों तक पहुंच जाना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।